हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 18 9th स्टैंडर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक से करने वाले हैं। टाइटल है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। हम स्पेस को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? यूजिंग टेलीस्कोप्स, है ना। हम छोटी छोटी चीज़ें कैसे ऑब्जर्व करते हैं? बायोलॉजी में जो माइक्रोब्स रहते हैं और जो सेल्स को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। तो वैसे ही हम जब बड़े ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही दूर है हमसे, व्हेन वी हैव टू सी देम, व्हेन वी हैव टू ऑब्जर्व देम, व्हाट वी यूज टेलीस्कोप्स, है ना। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप बेसिक्स इसके जो मतलब वर्ड्स के मतलब सब समझ जाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्काई एंड स्पेस? आसमान और स्पेस, स्काई मतलब हम आसमान बोलते हैं ना, स्पेस अंतरिक्ष जो है उसके बीच में फर्क क्या है? ठीक है, एक बेसिक फर्क है कि स्काई में हवा रहती है। ओके, स्काई हैज एयर, और ये एयर की वजह से जो सनलाइट होता है वो स्कैटर होता है। ओके, स्कैटर मतलब डिस्पर्स, यानी कि अलग अलग, जैसे हम जो सतरंगी कलर हम देखते हैं वो डिस्पर्शन की वजह से देखते हैं ना। तो एयर जो है ना वो लाइट को स्कैटर करता है, लेकिन स्पेस में एयर नहीं है। स्पेस हैज नो एयर एंड दैट्स व्हाई सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड स्पेस। स्काई में एटमॉस्फेयर है जिसपे एयर है, ओके, एंड इट स्कैटर सनलाइट। स्पेस हैज नो एटमॉस्फेयर, नो एयर, एंड सो इट डजंट स्कैटर सनलाइट। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस खाली है, स्पेस वैक्यूम है, लेकिन बहुत कुछ डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स बहुत सारे हैं इन बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, है ना। Now, from early days, man has been curious about the sun, है ना, as well as the moon and stars seen in the night sky. अब हमें आज भी बहुत अचंभा होता है जब हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, है ना। कितना सुंदर लगता है ना, हमें लगता है क्या क्या होगा ना उसके पीछे कितने। और आप ऐसे जगह जाओगे जहाँ पर बहुत ही अच्छा अंधेरा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि अनगिनत तारे हैं ना। टू मैनी स्टार्स आते हैं, वी कैन नॉट काउंट देम, है ना। यूजिंग इज बाउंडलेस इमेजिनेशन, मतलब बाउंडलेस मतलब हमारे इमेजिनेशन की कोई लगाम नहीं है कि नहीं, तो हमारा इमेजिनेशन इज बाउंडलेस। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्काई एज ऑब्जर्व बाय द नेकेड आइज, ठीक है। हम हमारी आंखों से जैसे दिखता है वैसे हमने देख के हमारे पूर्वजों ने बहुत कोशिश की, है ना। एंड ही नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द स्टार्स चेंज्ड विद टाइम एंड हैड समथिंग टू डू विद द अकरेंस ऑफ सीजन्स। लेकिन जो उन्होंने अपने आंखों से जो चीजें देखी उससे उनको ये समझ में आ गया कि ये जो स्टार्स की पोजीशन है और जो ये जो अलग अलग जो मौसम आ रहे हैं वो उसमें कुछ रिलेशन है ना। जो पोजीशन जो स्टार्स चेंज कर रहे हैं टाइम के अनुसार, उसके अनुसार हमारे सीजन्स जो हमारे मौसम है वो भी बदल रहे हैं। एज द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन्स वॉज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, अभी आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए मौसम कितना नेसेसरी है। स्काई वॉचिंग बिगैन टू प्रूव यूजफुल टू हिम, तो लोगों ने स्काई का जो ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। The position of the constellations was also useful to sea goers for navigation. अभी आप अगर कोई समुद्र जाने वाले अगर कोई हो, आप में से आपके मम्मी डैडी पापा या कोई भाई जो नेवी में है, जो शिप में सेल करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टार्स के पोजीशन से वो लोग अपना शिप भी सेल करते हैं, मतलब डायरेक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टार्स पोजीशन, ठीक है। नेविगेशन कहते हैं उसे। Man began to make determined efforts to find answers to questions which arose out of his sky watching, but he did not have any equipment to get a closer view of the stars and planets in the sky. देखो, इनके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत कुछ नॉलेज था। तो अब भी हमारे पास इक्विपमेंट है तो हमारा नॉलेज भी बढ़ गया। ओके, सो इधर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है, हम उसको बारे में पहले पढ़ते हैं। इन 1608 स्पेक्टिकल मेकर एंड रिसर्चर, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा बनाने वाला, ओके, उसका नाम था हैंस लिपर्शी। इसने क्या डिस्कवर किया कि अगर आप दो लेंस को एक के पीछे एक रख के उसे देखोगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में दिखता है। तो ऐसे उसने वो एक फर्स्ट टेलीस्कोप जैसे जाना जाता है। बाद में गैलीलियो ने 1609 में एक टेलीस्कोप बनाया जिससे वो स्पेस ऑब्जर्व करता था। एंड देन ही रियलाइज दैट देयर आर मेनी मोर स्टार्स देन व्हाट कुड बी सीन विद द नेकेड आई। जब उसने ये टेलीस्कोप यूज करके अंतरिक्ष में देखा तो उसे पता चला कि बाप रे, इतने स्टार से भी बहुत अधिक स्टार्स है ना, जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देती है। यूजिंग इस टेलीस्कोप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द मून्स ऑफ जुपिटर एंड द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सन। तो अगर आप जानते हैं तो जुपिटर के 4 मून है ना, 4 नहीं, एक्चुअली 64 मून्स हैं। 4 मून हमें
टेलीस्कोप से दिखाई दे जाते हैं। बहुत सारे मून्स होंगे जो हमारे सादे बाइनोकुलर से भी, अगर नाइट एकदम क्लियर है तो आप जुपिटर के 4 मून देख सकते हो। अभी जो कंजंक्शन होता है जुपिटर सैटर्न का, उसमें भी उसका मून्स दिख रहा था, ठीक है। तो और सन में स्पॉट्स है, उसको जो ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं वो भी टेलीस्कोप से वो देख पाया, ठीक है। तो उसने टेलीस्कोप बनाया था। नाउ आज 400 years के बाद, 400 years आफ्टर गैलीलियोस यूज ऑफ द टेलीस्कोप, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी, है ना, एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द होल। मतलब ऑल ओवर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है ना। वो 400 साल, गैलीलियो को जाके 400 साल हो गए, मतलब 400 साल पहले उसने ये डिस्कवर किया था। तो मतलब आप सोचिए अभी कितना बढ़ गया टेक्नोलॉजी, है ना। अभी तो हम स्पेस में चले जाते हैं। This great leap in technology has helped to construct for us an astounding picture of a universe. तो अभी आप कभी नासा के वेबसाइट में जाके पिक्चर्स देखो, अंतरिक्ष के इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स है, बिकॉज नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी टू इवन टेक फोटोग्राफ्स। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च पर्पसेस, ना ही सिर्फ रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो टू हेल्प प्रोवाइड अस विद मेनी ऑफ द कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज वी एंजॉय इन आवर एवरीडे लाइफ। जैसे अभी आप जीपीएस यूज़ करते होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग। आप कहीं टैक्सी से कहीं जा रहे हो तो आप बताओगे मुझे भाई यहाँ जाना है। टैक्सी ड्राइवर को तो हर जगह पता नहीं रहती, तो वो क्या करता है, जीपीएस में कोऑर्डिनेट डालता है और आपको लेके जाता है सही जगह पे, है ना। तो वो कैसे आता है, वो दैट ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज देयर इन स्पेस फॉर अस। मतलब हमारे सैटेलाइट्स के पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग हमें हेल्प मिलती है। फिर बहुत कुछ चीज़ के लिए भी यूज़ होती है। फिर आप जो टीवी देखते हैं और फोन पे बात करते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी है। अ टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व स्पेस, बट विल वन टेलीस्कोप बी सफिशिएंट फॉर अस टू ऑब्जर्व स्पेस कंप्लीटली? क्या एक टेलीस्कोप से आप पूरा अंतरिक्ष देख सकते हैं? वाई डू वी नीड डिफरेंट टेलीस्कोप्स फॉर द पर्पज? अलग अलग टेलीस्कोप्स की क्यों जरूरत पड़ती है? आर टेलीस्कोप्स इंस्टॉल्ड इवन इन स्पेस? क्या स्पेस में टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड है? तो ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में देखने वाले, ठीक है। अभी नाउ लेट स्टार्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। लाइट के अलग फॉर्म्स। नाउ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अभी हम आगे जाने के पहले ये तो पता करें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। ऐसे ही आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको क्या समझ में आएगा ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और ये वेवलेंथ क्या होता है। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये तो आपको पता ही है, हाँ, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो मूव करते हैं ना, जो मोशन प्रोड्यूस करते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वो एक वेव फॉर्म में रहता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। दे ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस एंड ऑल्सो थ्रू एयर एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दे कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस, ठीक है, एंड ऑल्सो थ्रू एयर एंड अदर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में घुस के भी ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट लो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। याद रखिए, दो फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी है और एक हाई फ्रीक्वेंसी है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ये रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये कुछ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, ओके। अभी वेवलेंथ क्या होता है? अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं, तो ये वेवलेंथ क्या होता है? ये जो अप एंड डाउन है ना, इसको जो अप टॉप पोर्शन है उसको क्रेस्ट कहते हैं, ठीक, क्रेस्ट। और जो बॉटम पोर्शन है उसको ट्रफ या तो ट्रो, दो वर्ड्स अलग बोलते हैं, ट्रफ बोल देते हैं, चलो इस हमारे लिए क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। अभी तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, ओके। और फ्रीक्वेंसी करके भी एक चीज़ हम लोग बात यूज़ करते हैं ना ऑफन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक टाइम के बीच में कितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो आपको आप भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट बता रही थी आपको। वेवलेंथ याद रखिए कि क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है उसे ट्रफ उसे वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच में, ओके। नाउ आवर आईज कैन सी वेवलेंथ्स बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। हमारे जो विजिबल लाइट है, जो हमारी विजिबल मतलब जो हमारे अपने आंखों से देख सकते हैं, उसका वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर का साइज आपको पता कैसे चलेगा क्या होता है 800 नैनोमीटर? देखिए, 1 नैनोमीटर है 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब बहुत ही कम, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, मतलब 1 के पीछे 10 जीरो नैनोमीटर, ठीक है। और विजिबल रेडिएशन का ये वेवलेंथ है, ठीक है, इसे विजिबल रेडिएशन कहते हैं। और एक और यूनिट आएगा आपको 1 पिकोमीटर, वो है 10 टू द पावर -12 मीटर। दे आर वेरी स्मॉल। अभी नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि उन्होंने अलग वेवलेंथ के बारे में भी बताया, आप देखते हैं, ठीक है।
तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप समझ गए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। एवरी वेव हैज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। हर एक ऐसा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत सारे अलग अलग, सबका अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। Our eyes can see only that light which has wavelengths between 400 nanometer to 800 nanometer। याद रखिए हमारा eyes can only see 400 to 800 nanometer के wavelength वाले light। Such light is called visible radiation। ठीक है, यही हम देख सकते हैं। However, there are electromagnetic waves of wavelengths other than the visible ones, most of which we cannot see। ठीक है, बहुत सारे अलग वेव्स हैं जिनके अलग अलग वेवलेंथ है, कोई इससे कम है कोई इससे ज्यादा है, जो हमारे आंखों से विजिबल नहीं है। हाँ, हमारे आंख उसके लिए सेंसिटिव, उतने सेंसिटिव बनाए नहीं गए हैं। ठीक है, हमारे आंखों के लिए यही लाइट इज इनफ। ठीक है, मतलब आई मीन इससे ज़्यादा हम देख नहीं सकते और इससे कम भी नहीं देख सकते। अभी यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ। ये क्या है? एक है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। रेडियो वेव्स क्या होते हैं? जो वेव्स हमारे जो रेडियो में जो हम सुनते हैं ना, जो रेडियो में जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं उसे रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये इनविजिबल है, लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा बहुत उनका जो वेवलेंथ है, जो हमने क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो लेंथ पकड़ा था वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, बड़े बड़े वेव्स। माइक्रोवेव जो हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं ना घर में, उसका क्या है? 0.3 मिलीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, आपने इंफ्रारेड भी सुना होगा, कभी हीटिंग के लिए यूज करते हैं ना, कभी कोई कोई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज करते हैं इंफ्रारेड वेव्स। 800 नैनोमीटर टू 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, फिर विजिबल लाइट रेस 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अल्ट्रा वायलेट रेस, ये भी आपने सुना होगा, यूवी रेस, जो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा। 300 पिकोमीटर टू 400 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा वेवलेंथ। फिर एक्स रेस का है 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर। गामा रेज इज शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर। हमने लास्ट चैप्टर में गामा रेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। ना आई मीन चैप्टर नंबर 14 में गामा रेस के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। ऑफ ऑल द अबाउट टाइप्स आर आईज आर ओनली केपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। ठीक है, ये सब टाइप में से ओनली विजिबल रेडिएशन हम देख सकते हैं। दस वी यूज द विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप्स, यानी कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। ठीक है, ये विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप्स को हम कैसे देखते हैं? ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के थ्रू, मेड फ्रॉम रेगुलर लेंसेज और मिरर्स टू सी द विजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम स्पेस। तो जो विजिबल रेडिएशन जो अंतरिक्ष से हमारी धरती की ओर आ रहा है, उसको हम किससे देख सकते हैं? ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के थ्रू। हाउएवर मेनी हेवनली बॉडीज एमिट रेडिएशंस अदर देन विजिबल लाइट, है ना। सब थोड़ी ना विजिबल लाइट ही एमिट करते हैं, दूसरे वेवलेंथ वाले लाइट भी एमिट करते हैं। अभी उनको हम देख नहीं सकते, इसकी वजह से हमें दूसरे टाइप के टेलीस्कोप्स चाहिए, जैसे एक्सरे, गामा रे, रेडियो टेलीस्कोप्स, ये सब रेडिएशन को रिसीव करके स्टडी करने के लिए। ठीक है, अभी हम ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करते हैं। नाउ मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर मेड विद 2 और मोर लेंसेज। अब यहाँ देखिए आपको 2 लेंस दिखाई दे रहे होंगे, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक है आईपीस। टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतना ज्यादा लाइट वो पकड़ेगा। यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव, अ स्मॉलर लेंस कॉल्ड द आईपीस प्रोड्यूसेस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही, जो इसमें से पास होके जो यहाँ पर फोकस पॉइंट में आके यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही है, उससे बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, लाइट रेज चेंज their डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड अगेन व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, hence such telescopes are called refracting telescopes. We shall study image formation by lenses in the next standard. 10th स्टैंडर्ड में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल यहाँ देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज को फोकस करता है। ठीक है, इसका काम है, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है इमेज को फोकस करना। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इमेज को फोकस करता है, और ये जो आईपीस लेंस है ये क्या करता है? ये इमेज को मैग्नीफाई करता है, याद रखिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट अंदर आ रही है ना, ये लेंस है इधर, इसमें से लाइट अंदर आ रही है, और ये लेंस क्या हेल्प कर रहा है? ये सबको साथ में लेके फोकस करने के लिए, ये आपका फोकल पॉइंट है। ठीक है, this is your focal point. So what is this helping you to do? The objective lens is helping to focus an image. बाद में ये इमेज इस आईपीस के थ्रू आप देखते हो तो आपको बड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। आपको तो पता ही होगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो अलग चीज है ना। तो रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होता है, जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइट तो सीधा इस लेंस में घुसा था, लेकिन जब ये लेंस के अंदर घुस गया तो वो टेढ़ा हो गया, एंड देन व्हेन इट केम आउट अगेन वो डिविएट होके एक पॉइंट में आके फोकस हो गया, है ना। तो
द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसका दो नाम है, ऑप्टिकल या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंसेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम है कॉन्वेक्स लेंस में, अगर आपको ज़्यादा लाइट इस पे लेना तो उतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए, मतलब वो जो लेंस होगा बहुत ही बल्कि बन जाएगा। जितना आप बड़ा लेंस बनाओगे उतना उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम कुछ डिफिकल्टीज है हैंडल करने की, वो हम देखते हैं क्या है। तो वन इज टू कलेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। सपोज आप कोई एक स्टार को यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उससे अगर आपको मैक्सिमम लाइट लेना तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन प्रॉब्लम, इट शुड बी वेरी लार्ज। अभी लार्ज लेंस में प्रॉब्लम क्या है, दे आर हैवी, है कि नहीं। जितना आप बड़ा ग्लास का लेंस बनाओगे उतना वो हैवी हो जाता है, और वो हैंडल करना उतना और डिफिकल्ट हो जाता है। और क्या हो जाता है, जो डिस्टॉर्शन हो जाता है उसमें। डिस्टॉर्शन मतलब वो जो जितना अच्छे से वो लेंस बनना चाहिए उतना अच्छे से बनता नहीं, जितना बड़ा होता है। छोटे लेंस बनाने के परफेक्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जितना जितना आप साइज बढ़ाओगे लेंस का उतना उसको एकदम परफेक्शन में लाने के लिए मुश्किल होता है। तो उससे क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट होता है, लेंस एकदम परफेक्ट नहीं होता। A long telescope is needed as the two lenses have to be placed opposite। अब यहाँ देख रहे हैं आई पीस इधर है और ऑब्जेक्टिव लेंस इधर है, इन दोनों को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए अगर आपका जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उतना आपका आई पीस का भी साइज बढ़ता है ना, तो उसके हिसाब से जो टेलीस्कोप का साइज भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। फिर दे टेंड टू हैव क्रोमैटिक एबेरेशन। एक और प्रॉब्लम आता है क्रोमैटिक एबेरेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन का मतलब क्या है, फेलियर ऑफ द लेंस टू फोकस ऑल कलर्स एट द सेम टाइम। अभी सेम पॉइंट, अभी जैसे यहाँ से अंदर आ रही है लाइट रेस, तो यहाँ पर जब कन्वर्ज होगा तो ये सारे फोकल पॉइंट में कन्वर्ज नहीं होते, अलग अलग, क्योंकि डिस्टॉर्ट हो जाता है। जितना आप लेंस को बड़ा करोगे उतना डिस्टॉर्शन आता है, जिसकी वजह से क्रोमैटिक एबेरेशन हो जाता है, जहाँ पर जो लाइट्स हैं, जो लाइट यहाँ से पास होकर इधर आ रही है वो सब एक्चुअली आनी चाहिए और एक फोकल पॉइंट में गैदर होनी चाहिए, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कलर बिगड़ जाता है, थोड़ा कलर में एरर आता है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये सब ड्रॉबैक्स है ये ऑप्टिकल या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के। तो आपको अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। टू कलेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी वेरी लार्ज। फिर लार्ज lenses are heavy, difficult to handle and can get distorted. A long telescope is needed as the two lenses have to be placed opposite. They tend to have chromatic aberration. ठीक है, तो ये है आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप। आई होप समझ गए आपकी कैसे लाइट पास होके फोकस होके आई पीस में आके आपको इमेज दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको यही पार्ट मैंने आपको उधर शॉर्ट में बताया है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज टेलीस्कोप्स आर मेड यूजिंग कॉन्केव मिरर्स। अभी जो हमने डिफिकल्टीज देखे जो होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स में, उसको ओवरकम करने के लिए अभी हम लोग कॉन्केव मिरर्स यूज करते हैं। ठीक है, एज लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स इन दिस टेलीस्कोप्स, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। इनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइट है ना वो मिरर में गिर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन ऑर्डर टू गेट अ ब्राइट इमेज ऑफ अ सोर्स, लार्ज मिरर्स आर नेसेसरी। ठीक है, अगर एक इमेज का एक ब्राइट इमेज चाहिए कोई सोर्स का, जिसका आप इमेज चाहते हो, तो बड़े बड़े मिरर्स की भी जरूरत है ना। बट इट इज ईजियर टू मेक लार्ज मिरर्स एज कम्पेयर टू मेक लार्ज लेंसेज। बड़े बड़े मिरर बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लेंस बनाना मुश्किल है। लेंस आपने देखा होगा लेंस कैसा, बहुत ही उसका थिकनेस इंक्रीज, और कई कॉन्केव लेंसेस होते हैं, कोई कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, तो थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए, हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर लेंस बनता है। लेकिन वो लेंस बनाना मुश्किल है, बड़े बड़े मिरर बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ऑल्सो बिग मिरर्स कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग स्मॉलर पीसेस, है कि नहीं। बड़ा एक मिरर बनाना है तो आप छोटे छोटे मिरर को पीस करके आप बड़ा मिरर भी बना सकते हैं। द वेट ऑफ ए लार्ज मिरर टू इज लेस देन दैट ऑफ ए लेंस ऑफ द सेम साइज, है ना। उतना ही बड़ा लेंस अगर आप देखोगे तो बाप रे बहुत ही हैवी हो जाता है, लेकिन उतना बड़ा मिरर उतना हैवी नहीं रहेगा जितना लेंस हैवी होगा। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स डू नॉट हैव एरर्स ऑफ कलर्स, में क्रोमैटिक एबेरेशन नहीं होता। Only by using these large telescopes we can see far away stars and galaxies which we would never have seen using our naked eyes. Okay, तो यहाँ हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें। भैया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स का क्या है, यहाँ देखिए आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। दे आर मेड यूजिंग कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, मिरर्स याद रखिए, नॉट लेंस। ओके, मिरर और लेंस में फर्क है। दीज मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ईजियर टू मेक लार्ज मिरर्स कंपेयर टू लार्ज लेंसेज। Weight of a large mirror is less than that of a large lens. They do not have chromatic aberration or color errors. It is possible to see far away stars and galaxies using these large reflecting
टेलीस्कोप्स। ओके, अभी इसके दो टाइप है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसाग्रेन टेलीस्कोप। इसको भी हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है आपके न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसाग्रेन टेलीस्कोप। आप यह बहुत ही सिंपल है, लेंस की जगह यहाँ कॉन्केव मिरर यूज़ किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए से बनाया, देखो ये आपका टेलीस्कोप का बाउंड्री है। ओके, इसके अंदर एक कॉन्केव क्या है, ये मिरर है, नॉट लेंस। ओके, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसमें है। ओके, ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो अभी यहाँ से आपका लाइट जो अंदर आ रहा है ना, या इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, जो लाइट अंदर आ रहा है ना वो क्या कर रहा है, ये मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन इधर एक प्लेन मिरर भी लगाया गया है। अभी ये जो लाइट, ये कॉन्केव मिरर, कॉन्केव का मतलब क्या है, जो अंदर ऐसा बेंट है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो बाहर जो स्वेलिंग जैसा लगता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, जो दबा हुआ रहता है उसको कॉन्केव कहते हैं। ओके, तो लाइट ये मिरर में गिर के रिफ्लेक्ट होके ये प्लेन मिरर में गिरती है। देखिए ये लाइट इधर से आ रही है, इस पे गिर रही है, ये लाइट इधर से आ रही है, इस पे गिर रही है, और क्या हो रहा है, जाके इस लेंस पे गिर रही है, और इस आईपीस है ये। ठीक है, ये लेंस जो आपको इमेज दिखाएगी, यहाँ पर आके लाइट बाहर निकल रही है, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगा आपके आई में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्लेन मिरर में गिर के जो वापस ऊपर जा रहे हैं, तब ये एक पॉइंट है, इसको कहते हैं फोकल पॉइंट। यहाँ पर कन्वर्ज होके यहाँ पर फिर आपको इमेज दिखता है। ये है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और कैसाग्रेन टेलीस्कोप में क्या है, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर यूज किया है, लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर भी यूज किया। आप यहाँ देखिए फर्क, यहाँ पर दबा है और यहाँ पर उठा है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव जो लाइट अंदर आ रही है, पहले वो कॉन्केव मिरर में गिर के फिर कॉन्वेक्स मिरर में जाती है, और यहाँ से जो बाहर वापस रिफ्लेक्ट होती है वो यहाँ पर आके फोकल पॉइंट में मिलके आपको फिर इस कॉन्केव मिरर में एक स्लिट है, उसके थ्रू आईपीस है, ठीक है, वहाँ आके गिरती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें प्लेन मिरर यूज होता है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, बाकी सेम है, कॉन्केव मिरर एंड लेंस, लेकिन इधर कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, यहाँ पर प्लेन मिरर यूज हो रहा है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैसाग्रेन एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप्स। ओके, तो हमारे इंडिया में we have several telescopes with concave mirrors of 2 meter diameter that have been in use for many years. The biggest optical telescope in India having a mirror of 3.6 meter diameter. कितना बड़ा है, 3.6 meter diameter का मिरर है। कहाँ पर है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, नैनीताल। दिस इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया। ये आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज रेडियो टेलीस्कोप? Many heavenly objects emit radio waves. रेडियो वेव्स क्या है, हमने देखा था रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस रेडियो वेव का वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कितना था, लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना बड़ा वेवलेंथ है उसका। वी कैनॉट सी दिस रेडिएशन विद आवर आइज, हेंस अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिसीव दिस रेस, इट इज कॉल्ड अ रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, ये रेडियो टेलीस्कोप कैसे काम करता है, देखो, इट इज मेड फ्रॉम वन और मोर डिशेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। यहाँ देखिए एक पैराबोलिक शेप का एक डिश है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो रेडियो वेव्स आके गिरते हैं वो यहाँ पर एक रिसीवर पे आके रिफ्लेक्ट होके पकड़ लिया, फोकल पॉइंट यहाँ पर आ जाता है उसका, रिसीवर। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ गैदर करता है वो एक वायर के थ्रू एम्पलीफायर में जाके कंप्यूटर को पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। तो रेडियो टेलीस्कोप ऐसे काम करते हैं। यहाँ देखिए आपके इधर बुक में भी दिया गया है, ये आपका डिश है, रेडियो वेव्स आर फॉलिंग ऑन दिस डिश, और रिसीवर उसको पकड़ रहा है, और फिर रिसीवर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास भेजता है। कहाँ पे प्लेस किया गया रेडियो रिसीवर फोकल पॉइंट में प्लेस किया। फोकल पॉइंट मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्ट होके सारे वेव वापस गैदर होते हैं। ओके, नाउ ए लार्ज रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, क्या नाम है, GMRT, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, हैज बीन क्रिएटेड एट नारायणगांव नियर पुणे। अगर आप पुणे में हो तो कभी उस साइड जा सकते हो, तो जाके देखिए। इट यूजेस रेडियो वेव्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट अ मीटर, 1 मीटर तक का कुछ तो वेवलेंथ है उसका, कमिंग फ्रॉम प्लैनेट्स एंड स्टार्स टू स्टडी दीज हेवनली बॉडीज। तो प्लैनेट्स एंड स्टार्स जो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं उसको स्टडी करने के लिए ये GMRT बनाया गया। दिस टेलीस्कोप इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ 30 डिशेस हैव ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 45 मीटर। अभी ये जो एक जो डिश का डायमीटर है 45 मीटर, लेकिन ऐसे 30 डिशेस हैं। ओके, इट इज कॉल्ड अ जायंट टेलीस्कोप। ये सब मिला के एक जायंट टेलीस्कोप बोला जाता है। क्यों, ये सब मिला के एक 25 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं।
इट इज मेड इन सच ए वे दैट इट वर्क्स एज ए सिंगल डिश हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 किलोमीटर। इमेजिन करो 25 किलोमीटर का डायमीटर का एक ऐसा रेडियो रिसीवर इन्होंने बनाया है जो एक्चुअली है छोटे छोटे 45 मीटर वाले डिशेस, लेकिन वो पूरा 25 किलोमीटर रेडियस में फैलाया है। तो दिस मीन्स दैट द GMRT गिव्स द सेम डेटा दैट वी वुड हैव गॉट फ्रॉम अ टेलीस्कोप हैविंग अ सिंगल डिश ऑफ 25। तो एक सिंगल डिश 25 किलोमीटर बनाना बहुत ही मुश्किल है ना, इसलिए छोटे छोटे को मिला के उन्होंने एक बहुत बड़ा एक गैदर करके उसको एक बड़ा एक यूनिट बनाया। ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है एकदम लो कॉस्ट में, और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी है। मतलब साइंटिस्ट स्टडी द सोलर सिस्टम, सोलर विंड्स, पल्सर, सुपरनोवा, इंटरस्टेलर, हाइड्रोजन क्लाउड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस GMRT। ओके, और सब जगह से, दुनिया के अलग अलग जगह से लोग इधर आके यहाँ स्टडी करते हैं इसका। अभी टेलीस्कोप्स इन स्पेस, हमको स्पेस में टेलीस्कोप की क्या जरूरत है? देखो, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स एमिटेड बाय हेवनली बॉडीज इन स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस, है कि नहीं? विजिबल लाइट जो हम अभी जो हम लाइट देखते हैं अपने आंखों से, जो हमें लाइट दिख रही है वो कहाँ से आ रही है? स्पेस से आ रही है, लेकिन ये लाइट हम देख सकते हैं क्योंकि दे आर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स कैन बी इरेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो हमने देखा था, जो हम विजिबल लाइट को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, उससे हम ये हम धरती के ऊपर लगा के आराम से पढ़ सकते हैं। However, these Earth-based telescope present some problems in making good quality observations. लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम देते हैं, उसको मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ में है, दिस आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें पूरा डिटेल्स, जिसको मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख के दिया है। अगर आपको अगर नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर भी है। वाई डू वी नीड टेलीस्कोप्स इन स्पेस? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर absorbs some of the light as it passes through it and the intensity of the light is reduced by the time it reaches the earth surface। का मतलब क्या? जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है तो क्या होता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे उससे गुजर के आती है, और ना ही सिर्फ वो अब्जॉर्प्शन के अलावा उसका जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम देख पाते हैं आराम से। अगर सपोज डायरेक्ट कुछ एटमॉस्फेयर के बिना लाइट हमारे आंखों में पहुंचे, हम देख नहीं पाएंगे, इतना ब्राइट रहता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए ये आइडियल कंडीशन बना देता है जहाँ पर हम आराम से जी सकते हैं ना, देख के चीज़ों को। तो इसलिए अर्थ की एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब रेडिएशन हमें पहुंचता तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता था। एक एटमॉस्फेयर के बाहर जो स्पेस है, इसलिए उसको स्काई कहते हैं, उसके ऊपर जो स्पेस है वहां पर ये सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ एयर नहीं है, तो लाइट प्योर आपको मिलता है, लेकिन वो लाइट हम सह नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए एटमॉस्फेयर बनाया भगवान ने, परमेश्वर ने। वो एटमॉस्फेयर के बिना ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव, नॉट जस्ट हम पेड़ पौधे एंड जानवर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये कुछ लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका जो इंटेंसिटी, उसका जो ब्राइटनेस है वो भी कम कर देता है जब तक वो अर्थ के सरफेस में पहुंचता है। ओके, नाउ चेंजेस इन दी अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉज टर्ब्यूलेंस। और दूसरा आपको पता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा तो बहती है, फिर प्रेशर डिफरेंस होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में करते हैं, आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड प्रीवियस क्लासेस में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है ना, हमारे ऊपर भी देखो, अभी हम बैठे तो हवा का प्रेशर भी हमारे ऊपर है, तो ये प्रेशर जो है ये वेरी होता है, और टेम्परेचर भी बहुत चेंज होता है, सीजन्स के हिसाब से ठंडा गर्म सब होता है कि नहीं। तो ये सब वेरिएशन से टर्ब्यूलेंस होता है। टर्ब्यूलेंस मतलब हमेशा शांत नहीं रहता है, कभी ज़्यादा होता है, हवा ज़्यादा बहती, कभी कम। तो ये सब भी जो लाइट रेज हमारे पास पहुंचती है उसको इफेक्ट करती है, उसके पाथ को चेंज करती है, और जो हमको जो इमेज मिलती है उसका पोजिशन थोड़ा सा परफेक्शन में नहीं मिलता हमें। तो चेंजेस इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉज टर्ब्यूलेंस, मेकिंग द लाइट रेज टू चेंज देयर पाथ एंड शेक द पोजिशन ऑफ द इमेज। नाउ ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स कैनॉट बी यूज ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट में आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से आप क्या अंतरिक्ष में देख पाओ, कुछ नहीं देख सकते ना। जब सन चमकता है तो हम कुछ भी, कोई तारे नहीं देख पाते है ना, तो वी कैन नॉट यूज इट ड्यूरिंग द डे। सिटी लाइट्स एट नाइट कैन कॉज डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग स्पेस। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इतना ब्राइटनेस हो गया है कि वी कैन नॉट इवन सी द स्टार्स प्रॉपर्ली। अभी अब रात को बाहर जाके आसमान में देखोगे तो आप गिन सकते हो कितने तारे हैं, लेकिन एक्चुअली इतने सारे हैं कि मतलब आप पागल हो जाओगे देखोगे तो। इतने, मेरे को तो बहुत पसंद है आसमान में देखना। मेरे पास एक बाइनोकुलर मैं कभी कभी लगाती हूँ, रात को जब सब अंधेरा रहता है मैं जाके बालकनी में लेट के ऊपर देखती हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो आप इवन बाइनोकुलर से देखोगे तो आपको बहुत सारे चमकते तारे दिखेंगे, फिर भी कम दिखता है। क्यों? क्योंकि सिटी, हमारे आजू बाजू में जो स्ट्रीट लाइट्स लगे रहते हैं, दुनिया भर के लाइट, फिर पोल्यूशन, इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। ओके,
तो इसलिए रात को भी हमको देखना मुश्किल होता है। फिर क्लाउडी वेदर, सपोज क्लाउड्स है आसमान में तो फिर से आप ठीक से नहीं देख पाओगे। फिर स्पेस में ये सब इश्यूज नहीं होते, स्पेस डज नॉट हैव दिस इश्यूज एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर देयर, दिस वुड गिव ब्राइट एंड क्लियर। तो ये सब प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पढ़े ये स्पेस में नहीं है, जिसकी वजह से आपको क्लियर इमेजेस मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन 3 का आंसर है व्हाई डू वी नीड टेलीस्कोप्स इन स्पेस, मतलब तो ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स। ओके, जो आपको ये पैराग्राफ में मैंने आपको पॉइंट वाइज करके दिया इधर। ओके, नाउ in 1990 the National Aeronautics and Space Administration launched into space an optical telescope called the Hubble telescope। एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप कॉल्ड हबल, इसको टेलीस्कोप को इन्होंने स्पेस में लॉन्च किया था। इसके पास एक मिरर है जिसका डायमीटर इज 94 इंचेस एंड इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 589 किलोमीटर। ठीक है, दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। हबल टेलीस्कोप आपने सुना भी होगा न्यूज में। फिर ये सब आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है हमारे स्पेस के लिए। In 1999, the National Aeronautics and Space Administration launched an X-ray telescope named Chandra in space to study X-rays coming from heavenly objects। अभी X-rays आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है, इसको पढ़ने के लिए हमें स्पेस में एक लॉन्च करना पड़ा, तो उसका हमने नाम क्या रखा था, चंद्रा। ठीक है, किसके ऑनर में रखा था, एक इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से ये टेलीस्कोप का नाम दिया था। ठीक है, स्पेशल मिरर्स विच कैन रिफ्लेक्ट एक्स-रेज वेर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप में क्या यूज किया था, खास स्पेशल मिरर्स बनाए थे जो एक्सरे को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चंद्रा हैज गिवन अस वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले हैं। तो ये टेलीस्कोप का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से रखा गया था। नाउ इसरो पता होगा आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपने अब्दुल कलाम इसके लिए फेमस है ना, मतलब वो भी इसरो में थे। दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 विद द एम ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसरो किस लिए बनाया गया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने के लिए। टिल डेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, बहुत कर चुके हैं। इसरोज प्रोग्राम इज फोरमोस्ट अमंग द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये इसने बहुत प्रोग्रेस किया है। इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस इसरो की वजह से, ठीक है, इन स्पेस साइंस हैज प्लेस्ड अ बिग रोल इन नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। द इनसैट एंड जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट सीरीज है इनसैट एंड जीसैट, सपोर्ट अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, हम जो फोन पे बात करते हैं ये सब, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीटेरोलॉजिकल सर्विसेज, वेदर रिपोर्ट, ये सब इनके थ्रू होता है। इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट टेलीफोन, टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, याद रखिए इनसैट एंड जीसैट। द एड्यूसैट सैटेलाइट इन दिस सीरीज इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए एक एक्सक्लूसिव सैटेलाइट है, इसका नाम है एड्यूसैट, EDU सैट। सैट क्या, सैटेलाइट, EDU एजुकेशन। ठीक है, फिर द IRS सैटेलाइट सीरीज इज यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए IRS सैटेलाइट यूज होती है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एड्यूसैट किस लिए, एजुकेशन के लिए, और इनसैट एंड जीसैट किस लिए है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीटेरोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। तो ये सब पॉइंट्स है, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रोसैट। In 2015, Indian Space Research Organization ISRO ने launched an artificial satellite called AstroSat in space। किस लिए? This satellite has ultraviolet and X-ray telescopes and detectors। क्या क्या है इसमें? Ultraviolet and X-ray telescopes and detectors दोनों है। Most of the parts used in the satellites are made in India। It is a unique system having different kinds of telescopes on a single satellite। एक ही सैटेलाइट में बहुत अलग अलग टेलीस्कोप्स उन्होंने डाले हैं एस्ट्रोसैट सैटेलाइट पे। इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डेटा ऑब्टेन्ड विद दिस टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमारे स्पेस रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है एस्ट्रोसैट सैटेलाइट। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स। नाउ आपका ये एक्सरसाइज, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन, हमने क्या पढ़ा था, 400 and 800 नैनोमीटर। ठीक है जी, कितना है 1 नैनोमीटर, 10 to the power -9 मीटर, या तो 1 meter is 10 to the power 9 nanometer. Now, GMRT is used for radio waves. ठीक है, a certain X-ray telescope is named after scientist Subramaniam Chandrasekhar। क्या नाम है टेलीस्कोप का, चंद्रा। The first scientist to use a telescope for space observation was गैलीलियो गैलीली। ठीक है, किसने बनाया था पहला, गैलीलियो गैलीली। वो दूसरा वाला जो है ही वॉज उन्होंने सिर्फ ये पता किया था कि दो लेंस को आजू बाजू रख के आप देखोगे, एक के पीछे रखोगे तो इमेज मैग्नीफाई होता है, वो एक ऑप्टिशियन था। ठीक है, नाउ
द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया सिचुएटेड एट नैनीताल। उसका नाम क्या है? एरीज। आप देखिए पेज नंबर 211 में आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ पेयर्स, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक्सरेस इज चंद्रा, ऑप्टिकल टेलीस्कोप हबल, इंडियन रेडियो टेलीस्कोप GMRT, लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसरो। ठीक है, प्लीज ये सब आप रट्टा मत मारो, समझ लो ताकि आपको याद आ जाए। Now, what are the difficulties in using ground-based optical telescopes? How are they overcome? मैंने आपको इसका आंसर दिया है। Which type of telescopes can be made using a concave mirror, convex mirror, plane mirror and a lens? कौन से थे ये थे आपके न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसग्रेन टेलीस्कोप, है ना। तो वो दोनों टेलीस्कोप के आपको डायग्राम बनाने हैं और दिखाना है। ओके, देखिए ये रेडियो टेलीस्कोप वाला है, ये दोनों आपको डायग्राम बना के उनको दिखानी है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, देन स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर आप देख रहे हो, आपको कौन सा टेलीस्कोप लग रहा है? ये ना न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इस बेसिस में आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज शोन? न्यूटोनियन। लेबल द मेन पार्ट्स। क्या क्या आएगा? दिस इज कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, आईपीस, और ये होगा आपका फोकल पॉइंट। ओके, विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज? क्या मिरर यूज किया है यहाँ पर? कॉन्केव मिरर। यस। व्हाट अदर टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूजेस अ कर्व्ड मिरर? दूसरा कौन सा टेलीस्कोप है जो ऐसा मिरर यूज करता है? कैसग्रेन टेलीस्कोप। यस। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द अबाउट टेलीस्कोप। ये कैसे काम करता है आपको बताना है। यू शुड बी एबल टू राइट इट, है ना। नहीं आता नहीं तो आप यहाँ पर आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसको कॉपी करके ले लीजिए। ठीक है, क्या होता है? लाइट फॉल्स ऑन द कॉन्केव मिरर एंड इट्स रिफ्लेक्टेड ऑन टू द प्लेन मिरर फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द आई पीस। ठीक है, तो प्रॉपर वर्डिंग में आप लिखिए। ठीक है, now answer the following questions. Explain the construction of Galileo's telescope. तो अब फिगर 18.1 है ना, जो आपको गैलीलियो का टेलीस्कोप जो स्टार्टिंग में ऑप्टिकल टेलीस्कोप देखा था हमने, ये वाली, इसके बेसिस में आप आंसर कीजिए। ओके, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन भी आपको तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, है ना। तो आप ऐसा बना के दिखा सकते हैं ना। एक पैराबोलिक एक डिश जिसके ऊपर रिसीवर लगाया है, तो जो इसमें फॉल हो रहा है वो रिसीवर, यहाँ रिसीवर किधर लगाया जाता है? फोकल पॉइंट जहाँ पर वो रेडियो वेव्स गिर के रिफ्लेक्ट होंगे और कलेक्ट होंगे, गैदर होंगे, वो रिसीवर वहाँ पर लगाया जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन एम्पलीफायर से कंप्यूटर में भेजा जाता है। ओके, तो वो ड्रॉ करके आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। वाई आर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स लोकेटेड इन अनइनहैबिटेड प्लेसेस ऑन माउंटेन्स? इसका भी मैंने आपको पूरा आंसर दिया था इधर। वाई डू वी नीड टेलीस्कोप्स इन स्पेस? क्वेश्चन 3 का आंसर ये, इसका पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ओके, ये है क्यू एटमॉस्फेयर, ये 1.1 2 3 4 5 6 एंड देन फाइनल में क्या क्यों यूज होता है बेसिकली, तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। देन वाई कैन एन एक्सरे टेलीस्कोप नॉट बी बेस्ड ऑन दी अर्थ? एक्सरे टेलीस्कोप को हम अर्थ में क्यों नहीं लगा सकते? सोचा है कभी? उसका आंसर ये है, देखो, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स ऑल एक्सरेज फ्रॉम स्पेस, सो स्पेस टेलीस्कोप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दीज वेवलेंथ्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सारे एक्सरेज ब्लॉक कर देता है। एक्सरे हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है ना, जब आप एक्सरे लेने जाते हो हॉस्पिटल में, तो आपके साथ और कोई आ नहीं सकता, और कितने सेकंड के लिए एक्सरे आपके ऊपर डालते हैं? हार्डली फ्यू सेकंड्स, क्योंकि वो आपके बॉडी में होल्स बना देता है। मतलब दिखता नहीं ऑब्वियसली, लेकिन इट इज़ सो पावरफुल एक्सरेज। तो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो आप सोचिए जिस परमेश्वर ने ये अर्थ को बनाया है, उसने आदमी के लिए इतना सोचा है कि उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हार्मफुल चीज़ों की। इसलिए परमेश्वर ने हमारी धरती को इतना ऐसे प्रोटेक्टिव तरीके से बनाया है कि एक्सरेज और जो हार्मफुल रेडिएशन जो स्पेस से आते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सिर्फ अच्छी वाली जो हमें ज़रूरत वाली रेडिएशन ही हमें मिलती है। तो Earth's atmosphere blocks all X-rays from space. So space telescopes are required to observe this wavelength. इसलिए हमें ये वाले एक्सरे टेलीस्कोप्स को स्पेस में लगाना पड़ता है ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये लेसन और ये टेक्स्ट बुक भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर भी किसी एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट में जल्दी बनाने के लिए मुझे बोला गया था, करके मैंने जल्दी दे दिया। आई होप आप इसको यूजफुल पा रहे हो कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आप समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है, एंड प्लीज़ स्टडी वेल। मैं बाकी 14 से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने 18 किया है। बाकी चैप्टर्स भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। ओके, उसके बीच के चैप्टर्स। ओके, स्टडी वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।